नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेनकाब, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आज बेनकाब में होगी वो नीयत बेनकाब जो चाहती है कि जनता का पैसा, जनता की जमीन हड़प ली जाए। कैसे हड़पी जाए इसके बारे में सोचते रहते हैं। आज बेनकाब होगी वो कोशिश जो हर हाल में चाहती है कि 10 उंगलियां घी में हो और सिर हो कढ़ाई में। आज बेनकाब होंगे वो अफसर जो आपसे कहते हैं कि सब नियम कायदे से होगा, लाइन में लगकर आइए, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, सब नियम से करेंगे। आज वो भी बेनकाब होने वाले हैं। आज बेनकाब होंगे वो नेता जो जनसेवा की दुहाई देते हैं, बाहें चढ़ाकर कहते हैं कि हम तो जनसेवा के लिए राजनीति करते हैं भैया, लेकिन करते क्या है ये आपको दिखाएंगे। आज बेनकाब होंगे वो दल जो कहते हैं कि विरोधी दलों के मुकाबले हम बहुत साफ हैं, पारदर्शी हैं, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो वो भी आज बेनकाब होने वाले हैं। एक एक तथ्य, एक एक दस्तावेज के सहारे, दस्तावेजों के अंदर की तारीखें, तारीखों के पीछे चलने वाला घटनाक्रम, ये सब कुछ विस्तार से आपको दिखाएंगे। और यह भी पूछेंगे कि अगर आपको यही करना है, अगर घोटाले ही करने हैं, तो फिर डंके की चोट पर कीजिए। जनसेवा का ढोंग क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं? तो आइए शुरू करते हैं बेनकाब। 100 रुपए में 99 साल की लीज। कौन बोता रहा घोटाले का बीज? जब बदल रही थी सरकार, तब चल रहा था जमीन का खेल। महल के रसूख के आगे सब नियम कायदे फेल। जनसेवा के दावे, लेकिन आरोप संगीन। सबसे महंगे स्कूल को कैसे मिली सबसे सस्ती जमीन? सियासी पार्टियों की मिलीभगत पर सबसे बड़ा खुलासा। बेनकाब। और इससे पहले कि हम पहली रिपोर्ट आपको दिखाएं, कुछ मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, तो उन तक भी यह रिपोर्ट उसी तरह से पहुंचे जैसे आप तक पहुंचने वाली है। मेहमानों का पहले परिचय आप जान लीजिए। हमारे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राकेश शर्मा जी आपका। के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त ऋषभ भदौरिया हैं, वो एक मामले में याचिकाकर्ता हैं, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषभ भदौरिया जी आपका। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से मौजूद हैं। हरीश जी आपका बहुत स्वागत। और मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भदौरिया इस वक्त ग्वालियर से जो लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देखना जरूरी है कि मामला है क्या। एक छोटी सी जानकारी आपको हमने पहली रिपोर्ट के जरिए दी, लेकिन खेल असल में क्या है, शॉर्ट में आप समझिए। पूरी विस्तार से जानकारी तथ्यों के साथ डिटेल में आपको रिपोर्ट में मिलेगी। बात यह है कि अक्सर आपने सुना होगा कि सरकार लीज पर जमीन दे रही है। सरकार लीज पर जमीन उन्हें देती है जो अच्छे काम करते हैं, जो गरीबों की भलाई के लिए कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी चलाते हैं। शिक्षा के कामों के लिए लीज मिल जाती है, लेकिन यह लीज उन्हें मिली जिनके स्कूल की फीस सालाना 13 लाख रुपए है। आप एडमिशन कराने जाएंगे अपने बच्चे का, 13 लाख रुपए फीस लगेगी। अगर इंटरनेशनल एडमिशन होगा, यानी कोई विदेश का बच्चा पढ़ने आएगा, तो 15 लाख रुपए फीस लगेगी। उन्हें जमीन मिली 100 रुपए में। कितनी जमीन मिली अंदाजा लगाइए, 100 रुपए में क्या आता है आजकल। जमीन 59 हेक्टेयर से ज्यादा, तकरीबन 146 एकड़ जमीन कहां पर मिली?
ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर के सबसे पॉश लोकेशन में, किले के बिल्कुल बगल की जमीन। कितने में? 100 रुपए में। कीमत क्या है, विस्तार क्या है, एक एक डिटेल, एक एक तथ्य और इसके पीछे का खेल बेनकाब। देखिए ये रिपोर्ट। एक शाही स्कूल, जहां की सालाना फीस है 13 लाख रुपए, जहां पढ़ते हैं दिग्गज नेताओं और अधिकारियों के बच्चे। उस स्कूल को खैरात में दे दी करोड़ों की जमीन। देने वाली सरकार, लेने वाले महाराज। जनसेवा के दावे बेनकाब। सिंधिया परिवार का मुखिया को कभी भी राजनीति से मोह नहीं, कुर्सी से मोह नहीं। अगर जीवन में जिज्ञासा है तो इस ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास का एक नया सोपान लाने का एक जिज्ञासा है मेरे मत भाई और बहनों। सरकार गरीबों की बातें करती है, महाराज जनसेवा के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन जनता की जमीन, गरीबों के हक की जमीन को कौड़ियों के दाम पर ही नहीं बल्कि मुफ्त में ले ली महाराज ने। वो भी कोई 1-2 एकड़ नहीं, सरकार ने जनता की 146 एकड़ जमीन पूरे 99 साल की लीज पर सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के नाम सरकार ने कर दी। जब इस जमीन की कीमत सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जब इसका प्रीमियम पता चलेगा तो हैरान हो जाएंगे। इस जमीन का सालाना किराया और रेवेन्यू चार्ज भी आपको चौंका देगा। सब दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीन सिंधिया के नाम कैसे हो गई, वो भी मुफ्त में। असल में आज सिर्फ कुछ नाम बेनकाब नहीं हो रहे हैं, आज बेनकाब हो रही है वो दोनों पार्टियां, वो दोनों सरकारें जो दावे तो जनसेवा के करती हैं लेकिन महल के रसूख के आगे नतमस्तक नजर आई और अभी भी आ रही हैं। तो पहले देखिए क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कहानी शुरू बनाया और सियासी वजहों से सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने 103 करोड़ से ज्यादा की प्रीमियम राशि को शून्य कर दिया। यहां तक कि सालाना 5 करोड़ से ज्यादा के किराए को महज 100 रुपए कर दिया गया। सरकार के इस कदम से राजस्व विभाग को मिलने वाली करोड़ों की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर 146 एकड़ यानी 59 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी को महज 1500 रुपए के खर्च में 99 साल की लीज पर दी गई। सिंधिया एजुकेशन ट्रस्ट को ग्वालियर किले पर लगभग 146 एकड़ ज़मीन जो है वो लीज पर दी गई है और ये लीज महज जो है केवल 100 रुपए की टोकन मनी पर दी गई है। तो ये एजुकेशन ट्रस्ट को जो ज़मीन दी गई है उसके पीछे कई दिनों से जो है वो फाइल चल रही थी। हालांकि ये बताया ये भी जाता है कि जब शिवराज सरकार थी मध्य प्रदेश में उस समय भी ये फाइल आगे बढ़ी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार थी बीजेपी सरकार, उन्होंने उसको अनुमति नहीं दी थी। लेकिन एक बार फिर जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद जो है सिंधिया ट्रस्ट ने एक बार फिर फाइल को आगे बढ़ाया और सिंधिया एजुकेशन ट्रस्ट को ये ज़मीन दे दी गई है। ये तो सिर्फ एक सरकार के दावे बेनकाब हुए हैं। अब सरकार बदलने के बाद की तस्वीर भी देखिए। सरकार बदली, सीएम बदले, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का विभाग नहीं बदला और ना ही बदले गए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी।
पिछले सरकार के फैसलों को रिव्यू करने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार इतने बड़े मामले पर मौन है। 7 अगस्त 2020 को शिवराज सरकार ने रिव्यू के लिए 5 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी बनाई, लेकिन इस सब कमेटी में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया। तो सवाल ये, क्या मंत्री जी अपने ही फैसले बदलेंगे? कभी सिंधिया को भूमाफिया कहने वाले बीजेपी के नेता आज उनके साथ छत्र छाया में चलने को मजबूर हैं और जनता इस छलावे में फंसकर अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से के पैसे की बंदर बांट देख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करते हैं मेहमानों की तरफ। के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। के मिश्रा जी, जब सरकार आपकी आई थी, आपने कहा 10 दिन के अंदर जनता का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। यह भी बताया गया कि खजाना खाली छोड़कर गई है पुरानी सरकार। सिंधिया जी पर इतनी मेहरबानी क्यों साहब? बहुत नेक काम के लिए दिया आपने। कलेक्टर बता रहे हैं कि 413 करोड़ है इस जमीन की कीमत, 103 करोड़ बनता है इसका प्रीमियम। आपने तो स्टांप ड्यूटी तक नहीं ली, ऐसा क्यों? राम जी देखिएगा, मैं बिल्कुल साफ गोई से कहना चाहूंगा, और मैं कई मामलों का साक्षी रहा हूं जी, कि जो लोग पहले चंबल और ग्वालियर दस्युओं के बीहड़ के रूप में विख्यात था, अब राजनीतिक बीहड़ों में वे राजनीतिक डाकू पनप गए हैं, जिन्होंने राजनीति की पवित्र भूमि को, उसके उद्देश्यों को, कथित जनसेवा को व्यवसाय में और माफियाओं में तब्दील कर दिया है। उस पाप का मैं भी सहभागी हूं बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते। माननीय कमलनाथ जी के पास जब सिंधिया स्कूल की जमीन का प्रस्ताव आया, तो चूंकि कमलनाथ जी की सोच एक विजन वाली सोच रही, टेलीविजन वाली सोच नहीं है, उन्होंने एक पवित्र उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से नियमों को शिथिल करते हुए जब सिंधिया जी के इस ट्रस्ट को जमीन आवंटित की, तब तक कमलनाथ जी को नहीं मालूम था कि भोली और चिकनी सूरत की आड़ में कोई ऐसा चेहरा राजनीति में काम कर रहा है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक और जनसेवा नहीं, राजनीतिक डकैती है। के मिश्रा, और जब उन्हें इस आशय की जानकारी मिली, यह सवाल का उत्तर नहीं है मेरा सवाल। जी मैं अपनी बात कर लूं? नहीं, आपने बहुत सही बात की। मेरा निवेदन सुन लीजिएगा। आपको अंदर की बात पता नहीं थी, आपको जहन के अंदर क्या चल रहा है, किसी के सूरत के पीछे क्या है, ये कुछ पता नहीं था। मैं समझ गया बात। मेरा पॉइंट आप समझिए, उत्तर उस पर दीजिए। के मिश्रा जी, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है कि अच्छे काम करने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं, भोली भाली जनता है। 2 लाख रुपए में एक आवास बन जाता है, वो पिछले दिनों लोगों को दिए गए। आप बताइए कि 500 करोड़ में कितने आवास बनते हैं? एक किसान का कर्जा 50,000 1 लाख रुपए होता है। आप बताइए 500 करोड़ में कितने किसानों का कर्जा माफ हो जाता? तो उनके अंदर जो चलने वाले पुनीत कार्य हैं वो आपको नहीं दिखे। शिक्षा का काम आपको पुनीत लगा, चलिए मान गए, लेकिन वो शिक्षा भी तो 13 लाख में एक बच्चे को मिल रही है साल में साहब। तो उससे तो वो जमीन खरीद लें फीस से, वो फीस कहां जा रही है? तो ये सब पे न्यौछावर है कि एक शख्स पे न्यौछावर थी आपकी सरकार? मैं राम जी में सीधी तौर पर मानता हूं कि वह हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जी, और मैं बतौर पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्णय पर क्षमा भी चाहता हूं। और इसलिए कि जब कमलनाथ जी को इस हकीकत से रूबरू होने का मौका मिला कि राजनैतिक दास्ता के वे कथित चेहरे जो भूमाफिया हैं, तो उन्होंने उनके उन प्रस्तावों को जो जनता के लिए नहीं होते थे, सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए होते थे, जमीनों के लिए होते थे,
उनसे सीधी तौर पर मना कर दिया तो सरकार कमलनाथ जी की भ्रष्ट हो गई और सरकार गिराने के भाजपा से मिलकर षड्यंत्र चालू हो गए। और उसकी सही तस्वीर मैं आपको सैल्यूट शब्द कम है, आपको 1 करोड़ सैल्यूट करता हूं कि आपने, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, राजनीति की आड़ में ऐसे राजनीतिक डकैतों को पर्दाफाश करने का बहुत अरसे बाद बीड़ा उठाया है। ठीक, राकेश शर्मा जी, जो आजकल दिखाई नहीं देता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जयभान सिंह पवैया जी के बयान, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी के बयान। वो तो शिवपुरी का मामला लेके आए थे, बता रहे थे कि 630 बीघा जो जमीन है शहरी आदिवासियों की, उस पर कब्जा हो गया। यह मामला तो बहुत सीधा सीधा है। क्या कहना है बीजेपी का इस मामले पर? देखिए राम जी, आपने के मिश्रा जी से सवाल पूछा तो के मिश्रा जी जी न्यूज के मंच को अपनी भड़ास का मंच, अपनी जवान गंदी करने का मंच, अपने विरोधी को गाली देने का मंच, के मिश्रा जी की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि आज सिंधिया जी कांग्रेस में नहीं है। के मिश्रा जी की इतनी औकात थी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तब ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते। जो सिंधिया जी की पांव की धूल नहीं है वो अब बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। जिनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं है, पहले वो आज गालियां बक रहे हैं। औकात देख लीजिए। के मिश्रा जी, आप अपनी जवान को लगाम दीजिए। राकेश शर्मा जी, के मिश्रा जी, दोनों से निवेदन ये है कि मुद्दा है गंभीर, इस तरह की भाषा का उपयोग मुद्दा है गंभीर और दाएं बाएं शब्दों में आप लोग कर नहीं पाएंगे। राकेश शर्मा जी और के मिश्रा जी, दोनों से निवेदन है कि शब्दों के हेर फेर में दाएं बाएं नहीं जा पाएंगे दोनों लोग। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मुझे भी बात करना, आप जैसी भाषा कहेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा, मगर अपनी हैसियत में बात कीजिए। जिस भाषा में, अपनी हैसियत में बात कीजिए। जिस भाषा में आप बात करेंगे मैं उस भाषा में। मैंने आपसे सवाल पूछा कि के मिश्रा जी से, एक सेकंड, के मिश्रा जी, एक मिनट में चाहूंगा, थोड़ा सब्र कर लें। अपनी हैसियत, एक सेकंड राकेश शर्मा जी, एक सेकंड राकेश शर्मा जी, मैंने सवाल पूछा आपसे, मैंने सवाल पूछा आपसे, आप के मिश्रा की बात का उत्तर दे रहे हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए दोनों लोग। राकेश शर्मा, शर्म आना चाहिए के मिश्रा जी। राकेश शर्मा, मैं आपका बहुत सम्मान करता था, पर आज मुझे दुख हो रहा है कि आप जैसा व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप उत्तर दे रहे हैं के मिश्रा की बात का। कमलनाथ अगर गुनाह कर रहे हैं तो आप उनको रोक के दिखाते ना। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। मध्य प्रदेश, समय बर्बाद मत कीजिए साहब, मध्य प्रदेश में समय बर्बाद मत कीजिए। हमें फिर शो लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि हम बिना जवाब दिए तो उठने वाले नहीं है। हम बिना जवाब दिए उठने वाले नहीं है साहब। एक मिनट रुक जाइए दोनों लोग, आप टाइम पास करके ऐसे चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा। राकेश शर्मा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है, बीजेपी का क्या कहना है? कांग्रेस का क्या करना था वो तो हमने दिखा दिया, आपका क्या कहना है? 500 करोड़ की जमीन चली गई 100 रुपए में। आपको एक प्लॉट खरीदना हो भोपाल में तो आपको पता होगा कितना महंगा आता है। आपके चैनल, मेरा एक निवेदन है, आपके चैनल ने सब वस्तुतः स्थिति बिल्कुल आईने की तरह क्लियर रख दी है। किसकी सरकार में यह फैसला हुआ और कौन सा मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 साल तक यह फाइल पेंडिंग पड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। जो हम कहते हैं कि अली बाबा 40 चोर की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार। भाई साहब, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी का क्या कहना है? उनने तो जो किया वो दिखा दिया हमने। ये सिद्ध हो रहा है। उनकी तो सरकार भी चली गई, अब सरकार में आप हैं। आपके उस पर आ रहा हूं, आपके नहीं, अरे सरकार चली गई तो ये मध्य प्रदेश को लूट के खोखला करने के बाद गई ना। ये जो पाप किया इसीलिए तो सरकार चली गई है। और आज के मिश्रा जी अपने आप को पाक साफ घोषित कर रहे हैं। तो कमलनाथ को पाक साफ तो सवाल है आपसे कि साहब उनने कोई बात को नहीं माना। अरे तो आपको कमलनाथ जी से आपत्ति है, जिसने जमीन दी उससे आपत्ति है, जिसने जमीन ली उसके लिए पलक पावड़े बिछाएं आप। ये दोनों मापदंड एक साथ कैसे चलेंगे? जिसने जमीन दी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं लूट लिया, जिसके खाते में आई उस पर कोई इल्जाम नहीं। मेरा निवेदन है, ये जो निर्णय हुआ ये किसने किया? ये निर्णय हुआ ये किसने किया? इस बात तो दोनों दोषी है ना, मुझे ये निर्णय किसने किया? दोनों जिम्मेदार है ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? नहीं, ये बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान? आपका यही योगदान है कि आपको पता सब कुछ है। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो उनका क्या योगदान है बताइए ना। आपको ये तो आपके मुख्यमंत्री को, राकेश शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री को यह पता है कि कमलनाथ बोरा नाथ है, बोरा सिल के जाते थे।
आपको यह पता है कि वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा था? यह पता है ना? आपके मुख्यमंत्री कहते हैं बना लिया था। आपको यह पता नहीं है कि यह लीज 100 रुपए में चली गई, टोटल शुल्क 1545 रुपए लगा, 146 एकड़ जमीन सरकार के खाते से गई। यह पता नहीं है आपको? देखिए राम जी, जो आपने ये जो आंकड़े बताए ना, ये मुझे रट गए और मुझे याद है, मैं इस आंकड़े को बार बार दोहराऊंगा, पर जिसने ये गलती करी उसको क्या सजा मिली ये तो बता दीजिए ना। सरकार आप चला रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए कि जिसने ये गलती करी। नहीं क्यों, आप मुझे ये बताइए तो मैं सजा दूंगा क्या? अब जब हम अली बाबा 40 चोर की सरकार कहते हैं, कांग्रेस को मिर्ची लगती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। हमने रिव्यू कमेटी बनाई है 5 मंत्रियों की, हमने बनाई है ना कांग्रेस के निर्णय की। तो कांग्रेस कहती थी कि हम दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अब कांग्रेस से ये तो हुआ क्या उस रिव्यू का? कि हम कौन सी दबाव की राजनीति कर रहे हैं? कितने महीने हो गए आपकी सरकार को? ठीक है, मैं चलता हूं। ऋषभ भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। एक दिन में तो फांसी पे नहीं टांग सकते ऋषभ भदौरिया जी, ये 15 माह की सरकार है, उसके जो निर्णय हुआ उसको समय पर रिव्यू होगा पूरा। मैं राकेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि वल्लभ भवन कांग्रेस शासन में दलाली का अड्डा था, तो जो राजस्व मंत्री कांग्रेस शासन में था वही आपने वल्लभ भवन में अभी उठा रखा है, तो अभी कौन सा आपने सुधार दिया? और आप कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने शिक्षा के लिए जमीन दी थी, उसमें कितने छात्रों की फीस आपकी सिंधिया जी ने माफ कर दी। और ऐसा क्या हो गया सिंधिया जी में 2 महीने में कि आप उनकी चरण वंदना करने लगे और आप उनकी दलाली के हिस्सा आप भी बन गए? ऐसा क्या हुआ? आपको आईना दिखाया तो आप लोगों को आरोप बताने लगे। कायदे से बोलो, कायदे से जरा लिमिट में शब्दों का उपयोग करो। आपके ही शब्दों का ही उच्चारण कर रहा हूँ। आप औकात वाली जो बात कर रहे हैं, क्या आपकी आज औकात है कि आप ज्योतिराज सिंधिया से सवाल पूछ सके? कैसे हुआ? किसी की चरण वंदना नहीं कर रही। कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हैं, पहले उंगली नीचे रखिए, उंगली दिखाना मुझको भी आती है शर्मा जी, उंगली नीचे, शब्दों का उपयोग पहले उंगली नीचे करिए। आप सवालों का जवाब देना सीखिए, अनर्गल बातें करना छोड़िए। क्या आप बता सकते हैं ज्योतिराज सिंधिया पे आप कार्रवाई करवा सकते हो? आप पे सवालों के जवाब जब नहीं होते आप इसी प्रकार की बातें करते हैं। और रही बात औकात की, तो ये जनता इनकी औकात इनको इसी उपचुनाव में दिखा देगी। कायदे से और लिमिट में बात कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हरीश तिवेकर भी और शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी इस केस के अंदर की कुछ और बातें बताएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं उसी मामले को लेकर जिसमें जनता की जमीन, सरकार की जमीन दे दी गई सिर्फ 1500 रुपए, 1545 कुल खर्चा है। इसमें आप स्टांप ड्यूटी भी मान लीजिए, इसी में रजिस्ट्री शुल्क भी मान लीजिए, इसी में 100 रुपए की टोकन मनी भी मान लीजिए, और जमीन है 146 एकड़। क्या राजनीति, क्या वर्चस्व, क्या इसीलिए ये ताकत जो स्थापित करने की परंपरा है, ये इसीलिए की जाती है कि हमारे काम बड़ी आसानी के साथ होते रहे, कोई हमसे सवाल जवाब ना करे। राकेश शर्मा जी, मैं बहुत सरलता के साथ यह कह रहा हूं, मैं सबसे यह निवेदन करता हूं पहले तो मेहमानों से कि शब्द बहुत एक दूसरे के प्रति असम्मानजनक इस्तेमाल ना करें, सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि मुद्दा इधर उधर भटक जाता है और उत्तर ठीक ढंग से मिल नहीं पाते हैं। राकेश शर्मा जी, आप लोगों ने तो लंबी कैंपेनिंग की अभी 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, और कैंपेनिंग में क्या क्या भाषण हुए वो याद कराने की किसी को जरूरत नहीं है, सबको याद होंगे, ग्वालियर चंबल की जनता को। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि आपकी पार्टी में आते ही आप सारे मामले भूल जाएंगे? जो अभी तुरंत जो सरकार गई है, जिस पर आप हजारों इल्जाम लगाते हैं, उसने जो एक तरह से थाली में सजाकर जनता की जमीन दे दी, वो सब आपके लिए नगण्य हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि आपकी सरकार लगातार कर्जा ले रही है, 500 करोड़ कम लेना पड़ेगा, उसका ब्याज कम लगेगा। जनता के हित में तो सोचते हैं आप कि नहीं? देखिए राम जी, अगर हमारी सरकार कर्ज ले रही है तो जनता के भलाई के लिए ले रही है। हमारी आपकी जेब में पैसा है ना बटुए में, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसान का जो फसल, अब बोल तो ले, अब तो बोल ले तो प्रभु उत्तर उसी का दीजिए ना जो मैंने पूछा। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 500 करोड़ की जमीन वो कहां गई? नहीं, देखिए मुझे नहीं बोलने देंगे तो या तो आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आपको बुलाने के लिए, आवाज अच्छी है, आपको बोलने के लिए बुलाया, अच्छे, आप बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको बोलने के लिए बुलाया है जी, तो मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी, तो मुझे बोल लेने दीजिए।
मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। राम जी, अगर हमारी सरकार कर्ज ले रही है तो जो कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी उसको चालू करने के लिए हमने कर्ज लिया। जो मजदूरों को राहत पहुंच रही है, अभी छतरपुर के 4 मजदूर आगरा के पास मरे तो उनके परिवार को 1.5 2 लाख रुपए तुरंत सरकार ने दिए। हमारी सरकार अगर कर्ज ले रही है तो किसान का जो फसल बीमा के पैसे जमा नहीं हुए थे कांग्रेस के समय में, उसको जमा करने के लिए हमारी सरकार कर्ज ले रही है। अगर हमारी सरकार कर्ज ले रही है तो कन्याओं को उनके जो विवाह हो रहे हैं उसके जो पैसे कांग्रेस सरकार में नहीं मिल रहे थे वो मिल सके। ये तो मैंने छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी हजारों चीजें जो सरकार ने कर्ज लिए और उसका जनता को लाभ मिले, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं। बात आपने जो कही कि हमारी सरकार के पुराने जितने भी काम हुए सबको भूल जाएगी क्या? राम जी, आपके सामने मैंने पहले भी कहा और आप फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस शासनकाल में जो निर्णय हुए उसके लिए रिव्यू के लिए 5 मंत्रियों की समिति बनाई। अब ये जब मामले उस समिति के सामने आएंगे, समिति की बैठक होगी, फाइलें उसके सामने आएंगी, विषयों पे चर्चा होगी, सब बातें निकल के आएगी, तब उस पर निर्णय होता है। अब आपने आज अपने चैनल पे एक कार्यक्रम चला दिया और आप कहोगे राकेश शर्मा आप सबको आप फांसी पे टांग दो, तो अगर ये संभव हो तो राम जी मुझे बता दीजिए। मेरा एक यक्ष प्रश्न है, ये संभव नहीं है और ना मैं किसी को फांसी पे टांगने वाला हूं, 5 साल तक ना किसी और से अपील करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो ठीक है वो बोलिए, जो सच है वो बोलिए, हमारी जनता की आवाज बनिए। आप लोग जनता के लिए राजनीति करते हैं कि नेता के लिए राजनीति करते हैं? नहीं, मैं तो राम जी तो जो सही है वो सही बोलिए, जो गलत है वो गलत बोलिए। भी सच बोल रहा है। मैं जी न्यूज को भी धन्यवाद दूंगा कि जी न्यूज ने बोला कि 5 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में ये फाइल पेंडिंग रही। तो तथ्य जो है वही बताएंगे हम साहब, और जैसे कांग्रेस की सरकार बनी है 1 महीने बाद ये फाइल हो गई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 1 महीने बाद फाइल हो गई। पूछ रहा हूं कि जब आपकी सरकार आई तो जो अटकी हुई फाइल क्लियर हो गई उस पर कोई ध्यान नहीं गया क्योंकि वो पार्टी के नेता बदल गए। बस इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि जिस नेता की फाइल आपने 5 साल अटका के रखी, हमारी सरकार आती नहीं हुई है, ये कमलनाथ जी की सरकार आती हुई है। इस बारे में आप माननीय के मिश्रा जी से हरीश दिवेकर जी कि कमलनाथ जी की सरकार आते ही 1 महीने में फाइल निपट गई जी। ये क्यों अचानक सारे सुर बदल गए? ये उपचुनाव के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा वो बात की चीज है, लेकिन ध्यान ही नहीं गया किसी का। ऐसा हो सकता है क्या? वहां बैठे प्रभात झा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जयभान सिंह पवैया, नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी ग्वालियर है, सारी चीजों पे नजर है, लेकिन ये चीज स्किप कर दी गई कि हो गई? देखिए राम, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ ये किसी को कानों कान हवा नहीं लगी, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से हमारे साथ के मिश्रा जी और राकेश शर्मा दोनों प्रतिनिधि बैठे हैं अपने अपने दल के, यहाँ बताना चाहेंगे ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से कराया गया। और इसके लिए जो राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव थे उन्होंने कलेक्टर तक को पत्र लिखने के बजाय सीधा फोन लगा के बोला कि आप कलेक्टर का गाइडलाइन बताइए कितना जमीन का मूल्य निकलता है। कलेक्टर का गाइडलाइन का मूल्य बताते हैं 513 करोड़ रुपए, 413 करोड़ रुपए। उसके बाद कलेक्टर से पूछा ही नहीं जाता, कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव बनता है और प्रस्ताव बन के पूरा माफ कर दिया जाता है। मतलब कुल मिला के महल का रसूख देखिए, कमलनाथ जी जो है सरकार थी कमलनाथ की, और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी जो कि वाक्चातुर हैं और बड़े सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने अपनी वाक्चातुर्यता के साथ जिस तरह से कमलनाथ जी भोला भाला बता दिया और उसको लिए हंसी आ सकती है, क्योंकि कमलनाथ जी के पास जानकारी है सिंधिया स्कूल क्या है। सिंधिया स्कूल कोई आम आदमी को रिनाउंड स्कूल है, नेशनल इंटरनेशनल स्कूलों में नाम गिना जाता है। वहां गरीब बच्चा नहीं पढ़ता, वहां जिस तरह आपने बताया 13 लाख रुपए देके उस स्कूल को महल के रसूख के आगे 0% पे, मतलब 0 शून्य पे जमीन दी गई। मात्र 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प शुल्क लिया गया। यह हास्यास्पद है। एक तरह से कहीं ना कहीं समझौता दिखता है, कहीं ना कहीं दबाव दिखता है सिंधिया का सरकारों पर, और यही कांग्रेस सरकार में दबाव दिखा और यही दबाव हमें भाजपा सरकार में दिख रहा है। भाजपा के हमारे साथ नेता बैठे राकेश शर्मा जी, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनकी एक सीमा है, लेकिन हकीकत है कि शिवराज सरकार इस मामले में बिल्कुल मौन है, क्योंकि जो घोटाला कमलनाथ सरकार में हुआ इनकी हिम्मत नहीं है खोलने, बात जरूर करते हैं और जो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा जो कागजों में रखा हुआ है। जो आम जनता के लिए आप 1 रुपए का कोई प्रावधान करने हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हो। यहाँ 413 करोड़ की जमीन 0 में दे दी गई लीज पे, 99 साल की लीज। मैं राम बताना चाहूंगा 99 साल की लीज का मतलब होता है मालिकाना हक।
33 साल की लीज के बाद रेवेन्यू होता है, लेकिन 99 साल की लीज देने का मतलब होता है कि आपको मालिक बना दिया गया, उस जमीन का मालिक बना दिया गया और कोई किराया नहीं है, मतलब कोई किराया भी शून्य 100 रुपए महीना कर दिया गया। ये कितना बड़ा मजाक है, ये सत्ता के पावर को किसके दिया गया? सिंधिया जो महाराज, जरा ये भी तो बताइए, जिसके बाद जरा ये भी तो बताइए कि इसको करने के लिए जो टोकन सिस्टम वाला सिस्टम खत्म हो गया था मध्य प्रदेश में, वो लेके आए। टोकन सिस्टम पे जमीन देना बंद हो गया, प्रीमियम पे मिलती है जमीन साहब, प्रीमियम पे 25% प्रीमियम होना चाहिए कम से कम, फिर उसके आधार पे 5% आपको किराया देना पड़ता। यानी कि आपने अगर 103 करोड़ का प्रीमियम तय किया, बिल्कुल, तो आपको उसी जमीन 146 एकड़ पर 5 करोड़ रुपए सालाना किराया भी देना पड़ता। वो 5 करोड़ का किराया भी शून्य हो गया, 103 करोड़ का प्रीमियम भी शून्य हो गया, जो रजिस्ट्री चार्ज लगभग 20 करोड़ के आसपास बैठता है स्टाम्प ड्यूटी का, वो भी शून्य हो गया, एक तरह से हो गया। कुल जमा खर्चा 1545। अब राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि मुझे तथ्य याद हो गए, तो फिर ये तथ्य जनता को भी याद हो जाने दीजिए। 59 हेक्टेयर, 146 एकड़, कीमत 1545 रुपया। यह मध्य प्रदेश की जनता कहीं दूर जहां आदिवासी अंचल है ना, वहां पे एक रहने लायक 10 बाई 10 का कमरा नहीं बना पाएगी 1545 रुपया में। वो जमीन मिल गई और आप कहते हैं कि देखिए घोटाला नहीं हुआ, हम रिव्यू करेंगे। सब कुछ सामने, जो हम पत्रकारों को दस्तावेज मिल सकते हैं, वो वल्लभ भवन के अधिकारियों के पास नहीं है क्या? ये टोकन सिस्टम कैसे आया हरीश दिवेकर? राम, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के पहले इसका प्रीमियम 50% था, जो 25% हुआ 2013 में। और मजेदार बात यह है कि इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था जो चैरिटेबल संस्था के लिए देने के लिए था। सिंधिया स्कूल चैरिटेबल संस्था नहीं है। दूसरी बात, जब ये 2013 के परिपत्र में साफ लिखा हुआ है कि 25% टोकन में देना पड़ेगा और 25% लीज देना, प्रीमियम देना होगा, उसके बाद सालाना किराया, इस सब को कैबिनेट ने ओवरलुक किया। कैबिनेट ने अपने विशेषाधिकार, हालांकि कैबिनेट को पावर होते हैं, हम उसको कैबिनेट के पावर को चुनौती, लेकिन पावर का मतलब खुद के लिए नहीं है, जनता के लिए, जन सेवा के लिए है कैबिनेट को पावर दिए गए। संविधान ने जो पावर दिए हैं कैबिनेट को, राज्यपाल के जो अधिकार दिए गए, वो इसलिए दिए गए जनता के हित में निर्णय लिए जाए, ना कि राजनेताओं के हित में निर्णय लिया गया। क्योंकि जो कमलनाथ की सरकार की कैबिनेट थी, उसने सिंधिया के हित में निर्णय लिए, महल के हित में निर्णय लिए। ये एक जनता के साथ धोखा है, एक तरह से छलावा है ये। और बात 100, 150, 500 करोड़ की नहीं है, बात मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ के जनता के साथ ठगने की, छलावा करने की बात है। और दूसरी, जितना कमलनाथ सरकार दोषी है, उतना ही शिवराज सरकार दोषी है। अब शिवराज सरकार आ गई, सिंधिया के बदौलत सरकार बनी है, तो अब वो चुप बैठे हैं। कल तक 2013 से 18 तक वही फाइल लटका के बैठे थे, अब इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखें, जनता को ये पता पड़ना चाहिए किस तरह से खेल हुआ। वो भी खेल किसके लिए हुआ? जो महल की बात करते हैं, जो मोती वाले राजा का जिसका जिक्र अब भाजपा के बड़े बड़े नेता भाषणों से करते हैं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लग सकते हैं। तो भैया देखो, ये आम आदमी ने नहीं किया, किसी व्यापारी ने नहीं किया, ये राजा महाराजा के खेल हुआ है। और सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग होता है, पावर का किस तरह दुरुपयोग होता है, ये सामने दिख रहा है। कैबिनेट में आए, अपने मंत्री, आप प्लानिंग देखिए, सबसे पहले अपने समर्थक को रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलाया, जिससे कि नीचे से प्रस्ताव किस तरह तैयार हो, कैबिनेट तक प्रस्ताव बनने में, कैबिनेट तक फाइल जाने में कोई किसी अड़ंगा ना आए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना कर पाए, तो मिनिस्टर अपना बिठाया, बाकायदा प्रस्ताव उस हिसाब से बना कि कैबिनेट के अंदर कोई विवाद ना हो, और कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया। यानी सारे नियमों को, कानून को दरकिनार करते हुए कैबिनेट ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। किसके लिए? एक राजनेता के लिए, एक महाराज के लिए। जनता के लिए करते तो वाहवाही होती। 7.5 करोड़ की जनता को अगर आप इस तरह के निर्णय लेते कि उनके हित में कर्जा देने का निर्णय हुआ, जिसमें बात की जाती थी कि अगर वो 500 करोड़ रुपए या 150 करोड़ रुपए जो मिलता, वो कर्ज बांटने का काम आता किसानों के, लेकिन नहीं दिया साहब। एक के मिश्रा जी परिवार को दे दिया जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। के मिश्रा जी, और वो स्कूल जो जिसमें बड़े बड़े अरबपति खरबपति बच्चे पढ़ते हैं, परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, अभिनेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, व्यापारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उस स्कूल की जमीन दी गई जहां कोई गरीब बच्चा घुस नहीं सकता, जहां पर ईडब्ल्यूएस का पालन नहीं होता, जहां पर जो केंद्र सरकार के नियम है गरीब बच्चों पढ़ाने उसका पालन नहीं होता, उन बच्चों उस स्कूल को दी गई। तो क्या समझेंगे? ये बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार है। और ये अकेला सिंधिया ने अपने बल पे नहीं किया, ये कमलनाथ सरकार का भ्रष्टाचार है कि इसको के मिश्रा जी ने माना। हालांकि के मिश्रा जी की एक अपनी सीमा है, उन्होंने इस बात को माना। के मिश्रा जी, क्या सिंधिया जी ने ऐसा वादा किया था कि ग्वालियर के आसपास के गरीब बच्चे आएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे? ऐसा कोई वादा था क्या?
या फिर आपकी राजनीतिक परेशानी इतनी थी पहले ही कह दिया होगा कि सरकार गिरा देंगे? बड़ी साफ गोई से आपसे कहना चाहूंगा कि इतने इस मजबूर हो तरह गए, का 500 कोई 500 भी करोड़ की जमीन दे दी। दावा, इस तरह का कोई भी दावा या विश्वास सिंधिया जी ने नहीं दिलाया था। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आप अभी एक घोटाला बता रहे हैं, यदि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो 4 दशक से अधिक का है, उसमें सिर्फ ईश्वर और गरीब की बद्दुआ से भय खाता हूं, बाकी का मुझे ऐसे कई सिंधियाओं का भय नहीं है। इसी सप्ताह अरबों रुपयों का भूमि घोटाला मैं फिर सार्वजनिक करने वाला हूं। थोड़ा देर वेट कीजिए, ग्वालियर में बैठ के दूसरा मामला हमें दिखाने वाले हैं, इसके बाद आप खुलासे करते रहिए, वो आपके राजनीतिक मान लिए जाएंगे। लेकिन तथ्यात्मक खुलासा थोड़ी देर के बाद एक और मामला है जिसपे PIL भी है, वो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। लेकिन पहला उत्तर तो यही कि किस वादे में आ गए, किस बात में इतने गुमराह हो गए, और मुख्यमंत्री जी इतने भोले हैं तो प्रदेश चलता कैसे? राम जी, कमलनाथ जी सिर्फ भोली सूरत उसके शिकंजे में आ गए थे, अदरवाइज उनके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था। सिर्फ भोली सूरत के बहकावे में वो आ गए। अन्यथा मैं खुद साक्षी हूं, वल्लभ भवन में मैं भी बैठता था और हरीश जी भी वल्लभ भवन में हमें मिलते थे। जनसेवक सिंधिया जी कभी भी कमलनाथ जी के पास जब मिलने गए तो उनके एजेंडों में गरीबों का काम नहीं होता था। उनके एजेंडे में अनुराग चौधरी जैसे भ्रष्ट IAS कलेक्टरों को ग्वालियर कलेक्टर बनाना उनके एजेंडे में होता था। जमीनें कितनी किस नाम से अपंजीकृत ट्रस्टों में ली जाए, उनके एजेंडे में वो होता था। और जब कमलनाथ जी ने मना कर दिया कि अब ये काम नहीं होंगे, गलत हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट हो गई। जी नहीं, तो फिर वही बात कर रहे हैं आप। मेरा बहुत बहुत सामान्य सवाल है कि आप कह रहे हैं कमलनाथ सरकार तब भ्रष्ट हो गई जब उनके काम करने बंद कर, जो पहले कर रहे थे वो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? मैं फिर स्पष्ट कर दूं राम जी कि कुछ एक पॉलिटिकल कंपनसेशंस होते हैं जी, और कमलनाथ जी का उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि एक एजुकेशन ट्रस्ट के लिए इस भूमि का उपयोग होगा। उसके अंदर कौन सा बीहड़ बसेगा वो कमलनाथ जी को नहीं मालूम था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या बसेगा, लेकिन नियम कायदे कानून जो अधिकारी बताते हैं ना कि साहब आप लाइन में लग के आइए तब होगा, ये सब एक झटके में कैसे चले जाते हैं? ये ऋषभ भदौरिया जी, मैं दूसरे केस पे अभी आऊंगा जिसपे आपने PIL लगाई है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये सब कहने की बातें होती हैं। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो नियम गिना देंगे आपको कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस प्रोसेस के तहत होगा। बड़े नेता जाएंगे तो एक झटके में सब हो जाएगा, कोई नियम कोई कायदा नहीं चलेगा, जो बने हुए वो भी तोड़े जाएंगे। हेलो, सुन रहे हैं ऋषभ आप? जी 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 सुन पा रहा हूं जी, बोलिए। जी दूसरा मामला मैं आपको बता दूं, स्पष्ट है। मैं आ रहा हूं दूसरे पे, पहले पे आपका रिएक्शन, दूसरे पे मैं आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरे पे मैं आ रहा हूं। मैं पहले पे रिएक्शन चाहता हूं कि कैसे पहले मामले में ही मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जिस प्रकार से राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत भले इंसान थे और उन्होंने बहुत भलाई काम किए, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं 18 महीने जो सरकार चली उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ये काम बता दे कि गरीब के, पिछड़े के, दलित के हित में हुआ हो और इनके द्वारा किया गया हो। केवल और केवल इनने जो अपने स्वार्थ के कार्य थे ब्लैकमेलिंग करके वो कमलनाथ सरकार जी से वो करवाई। और ऐसा क्या स्वार्थ था, ऐसा क्या स्वार्थ आज आ गया कि जो प्रभात झा जी भूमाफिया कहते थे सिंधिया जी को, जो जयभान सिंह पवैया भूमाफिया कहते थे, क्यों उनकी जुबान बंद हो गई? ऐसा क्या आ गया? इस बात का जवाब राकेश शर्मा जी मेरे को दे दे, मैं ये चाहता हूं। ठीक, ऋषभ जी, आपको अपनी बात रखने के लिए दूसरों की कंधों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इतने कमजोर कब से हो गए कि चैनल पे बैठकर कभी राकेश शर्मा की बात कर रहे हो, कभी प्रभात झा की बात कर रहे हो, कभी जयभान सिंह पवैया की बात कर रहे हो? आपके पास अगर कुछ दस्तावेज है उनको पेश करो। और कमलनाथ का नाम लेने में डर क्यों रहे? पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जुबान क्यों बंद हो गई सिंधिया जी का नाम आते ही? आपको इतना डर लग रहा है कमलनाथ का, तो चैनल पे नहीं बैठना चाहिए, चैनल पे मत बैठिए कर। और मेरी एक निवेदन है
भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी, यहाँ किसी की चरण वंदना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो चरण वंदना शब्द है ना, ये कांग्रेस के लिए लागू दिखाई दे रहा है चंबल में, वो तो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। और चरण वंदना से ही वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है चंबल में। वो अभी आप भोपाल में बैठे हुए हैं, मैं रोज देख रहा हूँ, चंबल में दिखाई दे रहा है ये चीज। कौन किसकी चरण वंदना कर रहा है, ये सब रहने दीजिए। संस्कारवान पार्टी है, क्या है क्या नहीं, मुझे ज्ञान मत दो, देख रही है, उसका जवाब मिल जाएगा। ये जो हमारी पार्टी है, हम उसकी चिंता कर लेंगे। आपको अगर ये दम हो तो जिसने ये कराया उस कमलनाथ जी के बारे में 2 शब्द बोल के बताइए। उनका नाम लेने में तो डर लग रहा है यहाँ बैठ के आपको। राकेश शर्मा जी, दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। तो आपकी दम की बात कर रहा हूं, आप देखिए, दोनों बातें अपनी जगह वाजिब है। आप अगर कह रहे हैं कि ऋषभ भदौरिया कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो राकेश शर्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्यों बोलने से डर रहे हैं? बराबर है ना, देने वाला और लेने वाला जी। कमलनाथ एक ही व्यक्ति है क्या? राम जी आपको बता दूं, हम तो दोनों बोल रहे हैं। का मामला सीधे आपने इनको बिठाया हुआ था, याचिकाकर्ता के नाम पे ये यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। मेरी आपत्ति है, ठीक है, ये याचिकाकर्ता के नाम पे बिठा के रखा है आपने इनको यहाँ पे, और यहाँ बैठ कर राजनीति कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस के एजेंट जैसी बातें कर रहे हैं ना, कि प्रश्न करते हैं उसी बात पे पार्टी की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने 23 मार्च को क्या किया जनता के साथ? अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। क्या कमलनाथ जी से बता दूं स्पष्ट तौर पे, अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति है तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। आप तो ये बताइए, आपका क्या कमलनाथ जी से ये बताइए कि प्रभात जानी की और देवांशी पौड़िया की जुबान क्यों बंद हो गई, क्या ऐसा कारण रहा है? जिस सरकार में ये घोटाला हुआ उसकी बात नहीं कर पा रहे, जरा बात तो करके बताइए ना उसकी। अरे मैं तो कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस खड़े रहे और सच्ची रही है। धोखा आपने दिया, पीठ में खंजर भोंका है और उस गद्दार को आप शरण दे रहे हैं। ठीक है, फिर मैं लौट के आता हूं एक और मामले के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकना है। लेकिन अभी इस स्कूल वाले मामले पर इस 146 एकड़ जमीन पर ठीक से उत्तर आए नहीं है, लेकिन एक और मामला लेकर आएंगे, एक और बात आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कैसे हाई कोर्ट का आदेश, उसको मिस इंटरप्रेट किया अधिकारियों ने, गलत तरीके से मनमाफिक रिपोर्ट लगाई और 22 अलग अलग जमीन के टुकड़े कैसे सिंधिया परिवार और सिंधिया परिवार से जुड़े ट्रस्टों के नाम चले गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद यह खुलासा भी आपके सामने है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब एक और मामला आपके सामने रखते हैं। सिंधिया परिवार और सरकार, इन दोनों के बीच आजादी के बाद जब विलय हुआ रियासतों का भारत सरकार के अंदर, तो सरकार ने यह तय किया कि कौन सी जमीनें सरकारी हैं और कौन सी जमीनें राज परिवार की रहेंगी, यानी कि महल के खाते में रहेंगी। उसकी लिस्ट बन गई। अब फिर आप जब इस लिस्ट को उठाकर 1997 के मिसल बंदोबस्त में, अब इस लिस्ट को उठाकर 2017-18 तक के डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, तो ग्वालियर की तकरीबन 22 सर्वे नंबर, जिन्हें टेक्निकल भाषा में कहते हैं, आप ऐसे समझिए कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े तकरीबन 22, वो सरकारी दस्तावेजों में जमीन जो लिखी गई है वो शासकीय लिखी गई है। लेकिन फिर 2018 आया, सरकार बदल गई और 2019 में वो जमीन सिंधिया परिवार से जुड़े हुए सदस्यों और ट्रस्ट के नाम कर दी गई। कैसे ये हुआ? कैसे कोर्ट के आदेशों को अलग तरीके से अधिकारियों ने इंटरप्रेट किया? ये पूरा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक एक डिटेल, एक एक तथ्य पर बात करेंगे इसके बाद। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। महाराज का मिशन साम्राज्य विस्तार, महल के आगे नतमस्तक सरकार, कमलनाथ सरकार में महाराज का एक और खेल उजागर, अधिकारियों की मिली भगत से 22 जमीनें सिंधिया के नाम, सरकार की जमीन के मालिक कैसे बन गए सिंधिया। आरोप है कि ग्वालियर के महलगांव के हल्का नंबर 61 में आने वाले 22 सरकारी जमीन के टुकड़े
ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में उनके परिवार और परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम कर दिए गए। ये वही 22 सर्वे नंबर हैं जिन्हें 1997 के मिसल बंदोबस्त में सरकारी लिखा गया, जिन्हें 2017-18 तक सरकारी माना गया। लेकिन 2019 में तहसीलदार ने मनमाफिक रिपोर्ट लगाई और जिला प्रशासन ने ये सभी जमीनें सिंधिया के नाम दर्ज करा दी। इन जमीनों से जुड़ा हर एक तथ्य आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि जिस वक्त इन जमीनों का मालिकाना हक बदला गया, उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ही थे और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव भी मनीष रस्तोगी ही थे। तारीख थी 18 मार्च 2019। लेकिन इस तारीख से ठीक 13 दिन पहले यानी 5 मार्च 2019 को ग्वालियर के कलेक्टर भरत यादव का तबादला हुआ और अनुराग चौधरी नए कलेक्टर बनाए गए। अनुराग चौधरी ने चार्ज संभालने के महज 10 दिन के अंदर विलय से लेकर अब तक चले आ रहे विवादित मामले को सुलझा दिया। फैसला ऐसा कि सरकार की जमीन सिंधिया के नाम हो गई। आरोप है कि इस मसले को सुलझाने की जल्दबाजी में उन्होंने नियम कायदों की भी परवाह नहीं की। जब तक भरत यादव ग्वालियर के कलेक्टर थे, तब तक नामांतरण रुका हुआ था। लेकिन नए कलेक्टर के आते ही सरकारी जमीन के 22 टुकड़े कमला राजे ट्रस्ट, ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट, सिंधिया कन्या विद्यालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चित्रांगदा राजे और माधवी राजे सिंधिया के नाम कर दिए गए। ये मामला 1979 से पहले से विवादों में रहा है। तब से लेकर अब तक ये जमीन विवाद अधिकारियों से होता हुआ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। दोनों बड़ी अदालतों ने मोटे तौर पर यही कहा कि जमीन का विवाद सिविल कोर्ट से ही हल होगा। लेकिन सिंधिया ने 22 सर्वे नंबर के मामले को सिविल कोर्ट में ले जाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि सरकार बदलते ही अपने रसूख के दम पर सीधा अपने नाम करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब हम चलते हैं ऋषभ भदौरिया जी की तरफ। उन्होंने इस मामले को लेकर एक याचिका भी लगाई है और याचिका के जरिए ये अपील की गई है कि इस मामले में सच्चाई का साथ कोर्ट दे। ऋषभ भदौरिया जी, ये जो 22 सर्वे नंबर हैं, ये 22 जो जमीन के हिस्से हैं, इनको लेकर क्या घोटाला हुआ है, क्या घपला हुआ है? आपने क्या निवेदन किया है कोर्ट से? जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, ये 22 सर्वे नंबर जो हैं, ये ग्वालियर शहर के पोस्ट इलाके महलगांव मौजे में आते हैं, जिनमें 398, 302, 419, 420, 421, 1235, 1201, 1236, 1242, 401, 1243, 402, 403, 406, 415, 416, 418, 397, 417, 411, 412 और 413। ये वो जमीनें हैं शहर की जो बेशकीमती जमीनें हैं, और ये जमीनें मिसल बंदोबस्त से देश आजाद होने के बाद से शासकीय थी। इनको किस प्रकार, जैसे ही आनंद फानन में सरकार बनी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने कलेक्टर बुलवा के, अपने अधिकारियों को बुलवा के किस प्रकार से किया, कमलनाथ जी की सरकार को प्रेशराइज किया या उनको ब्लैकमेल किया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो भी कारण रहा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अधिकारियों पर दबाव डालकर यह स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये जमीनें अपने नाम कराई। अब चूंकि जिस दिन से ये मामला कोर्ट में मैंने लगाया, उस दिन से पहले दिन से अभी तक मुझको इनके लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। नौबत ये आ चुकी है, इनके इससे पहले जो एसपी साहब थे, उनको मैं आवेदन दे चुका हूं कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे को जान से मारी धमकी मिल रही है। 3 बार आवेदन दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझ पर झूठे आरोप लगाकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अपने आप को कथाकथित महाराज कहते हैं शहर के, मुझको जिला बदर घोषित करवाया जा रहा है यहां से। और ये जितनी भी तानाशाही बन रही है इनसे कर रहे हैं, केवल एक ही दबाव डलवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार एन केन ये याचिका वापस ले ली जाए और हम आपके लिए जो आप पे केस लगाए गए सब वापस ले लेंगे। तो मैं आपके जरिए से इनको समझाना चाहता हूं कि ऋषभ भदौरिया डरने वालों में से नहीं है, अगर इनके दिमाग में कोई फितूर हो तो। और ये जमीनों का जो घोटाला इन्हें किया है, शायद 18 महीने में, जो ये कहते हैं कि मैं जनसेवा के लिए आया था, मैंने जनसेवक था, मैं कहना चाहता हूं ये जनसेवक नहीं धनसेवक हैं। एक मामला आपने स्कूल वाला देख ही लिया, सिंधी स्कूल वाला, दूसरा ये मामला है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इनके पक्ष में कोई सफाई नहीं दी। अनाप शनाप आज घोषणाएं चल रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो सवाल के मिश्रा जी आपकी पार्टी पर है। शर्मा जी दे सकते हैं, सवाल आपकी सरकार पे है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी थे,
अधिकारी आईएएस वही थे, प्रमुख सचिव राजस्व, और एक झटके में जमीनें उठा के परिवार के नाम कर दी, बिना ये देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, बिना ये देखे कि 2009 में हाई कोर्ट का क्या आदेश है, बिना ये देखे कि शासकीय ये जमीनें जब लिखी हुई हैं तो कोई कारण तो होगा। तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाई मनमर्जी की, और यही चलता रहता है। राम जी, हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप जी। राम जी, मैं कमलनाथ जी के गुस्से को भी सह लूंगा, मगर बड़ी हिम्मत के साथ कहूंगा कि हम इस अपराध के लिए आत्मग्लानि कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ है तो मैं इसको स्वीकारता हूं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी जो ज्योतिरादित्य जी के कंधे पर बैठकर आज शासन कर रही है, उनके प्रतिनिधियों में क्या इतनी हिम्मत है? और यदि वो समझते हैं कि शिव जी की जटा से निकली गंगा से ज्यादा उनकी पार्टी पवित्र है, तो क्या वो आज हिम्मत के साथ ये कह सकते हैं कि जिस दिन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के बतौर शपथ ली थी 12 बजे, और शाम को 5 बजे 10 साल से ईओडब्ल्यू में जो जमीन घोटाले सिंधिया जी के पेंडिंग थे, जिस पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी, 5 बजे उन एफआईआर को ईओडब्ल्यू के बंद करने का निर्देश शिवराज सिंह जी ने दिया। उसके पीछे क्या ईमानदार मंशा थी? भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी? मैं मानता हूं कि हमारी सरकार से गलती हुई, मुझे आत्मग्लानि है, कमलनाथ जी को भी आत्मग्लानि हो रही होगी, मुझे इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इन भू माफियाओं के उन प्रकरणों को मुख्यमंत्री जी ने पहले राजनीतिक निर्णय के रूप में कैसे ईओडब्ल्यू से खत्म किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत है? या उनके मैं नाम तो पर वही जो कह रहा हूं राजनीति आपसे, मैं वही राकेश शर्मा जी से भी कह रहा था, वही आपसे कह रहा हूं कि आप ये उम्मीद करते हैं कि हम करके जाएं और फिर बीजेपी वाले उस पर कार्रवाई करें, और बीजेपी वाले इसलिए कार्रवाई नहीं करें क्योंकि उनके तरफ नेताजी आ गए। तो ये दोनों आपस में उम्मीदें रखिए क्या भाजपा की कार्रवाई वो करें, आप कहिए कि कार्रवाई हम करें, हम घोटाला करें, वो कार्रवाई करें, इसी में उलझाए रखिए। जमीन तो जनता की चली गई ना साहब। अब दोनों केस जोड़ेंगे तो 1000 करोड़ के ऊपर बैठेगा। आप जोड़ लीजिए कितने आवास आते हैं, कितने गरीब बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, कितने लोगों को भोजन मिल जाएगा, जोड़ लीजिए। और फिर कहिए कि हमने 1000 करोड़ का कर्ज इसलिए लिया क्योंकि जनता की भलाई करनी। अरे साहब, आपकी जेब में 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आपके माध्यम से आप मुफ्त में लुटा रहे हैं, और फिर कहिए कि हम लोन ले रहे हैं राम जी जनता की भलाई के लिए। बहुत सुंदर भलाई सोच रहे हैं आप दोनों पार्टियां। राम जी, मैं आपके माध्यम से बहुत शिद्दत से भाजपा से पूछना चाहूंगा कि हमसे गलती हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी यह सिद्ध करने की स्थिति में है या यह घोषणा करने की स्थिति में है कि चुनाव के पहले 1 माह के भीतर सिंधिया जी द्वारा बनाए गए राजस्व मंत्री जो उस समिति में हैं, वो क्या उस जमीन को, हमसे अपराध हुआ, मैं कह रहा हूं ना हमसे अपराध हुआ है, मगर उस पाप को धोने के लिए क्या उस जमीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी कैबिनेट रद्द करने की हिम्मत रखती है? क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन ये बताने की हैसियत रखते हैं? ठीक है, राकेश शर्मा जी। देखिए राम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जो चली, कहावत वो माननीय के मिश्रा और कांग्रेस में फिट बैठती। आप बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि 1000 ट्रांसफर रोज होते थे कमलनाथ जी की सरकार में, वो किसकी भोली सूरत देख के करते थे रोज ट्रांसफर? और गोविंद सिंह इनके मंत्री जो कहते थे कि 51 लाख में थाने बिक रहे हैं, वो किसकी भोली सूरत देख के कमलनाथ जी बेचते थे? गोविंद सिंह कहते थे कि 1.25 करोड़ में रेत का खेल करते रहो, वो किसकी सरकार में थे? इनके मंत्री उमंग सिंगार कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया है, भू माफिया है, खनन माफिया। उस समय के मिश्रा जी, इनकी आत्मग्लानि, कमलनाथ जी का भोलापन देखने का चेहरा, वो सब कहां चला जाता है? सरकार किसकी थी? कमलनाथ जी की सरकार थी। निर्णय किसने लिए? कमलनाथ जी की सरकार ने। भैया, हमने तो रिव्यू कमेटी बनाई है ना, पांच मंत्रियों की, जरा इंतजार तो करिए। उस रिव्यू कमेटी के सामने फाइलें तो आने दीजिए, आपके चिट्ठे तो खुलने दीजिए जो आपकी सरकार में हुआ। कह दीजिए कि वो एक निवेदन है कि बार बार भोले मत बनिए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गुनाह हुआ। जिस दिन आपने वो जो झूठ के
वचन पत्र के रूप में दिए थे, उसमें से एक भी पूरा हुआ हो तो बताओ। और आपकी सरकार में जब कर्ज लिया था, उस कर्ज का हिसाब आज बताओ। जमीनों की बात करिए, जमीनों की बात कीजिए, वचन पत्र का अलग डिस्कशन कीजिएगा। उसका जनता की बात की, अरे हम तो सबकी बात जमीनों की बात कीजिए, वचन पत्र की बात और करिएगा। 15 माह में के मिश्रा जी, आपकी सरकार ने जो पाप किए हैं, जो मध्य प्रदेश को लूटा है, जिसका सर्टिफिकेट आपके मंत्री देते थे कि आपकी सरकार लुटेरों की सरकार है, चाहे उमंग सिंगार की बात कर ली जाए, चाहे गोविंद सिंह जी की बात कर ली जाए, उसका निर्णय उपचुनाव में जनता कर देगी, उसका निर्णय उपचुनाव में जनता करेगी, आप चिंता मत होइए। आपने 15 माह में कितनी बार आत्मग्लानि दिखाई? आप 15 माह में 1500 बार चैनल पे 15 साल की बात कीजिए, 15 साल की थी, 15 साल में जो सिंबस्त का पैसा खा गए, उसके बाद आपके दुपट्टा ओढ़े बैठे शर्माना चाहिए। मलाई चस रहे थे, हनी 15 साल की बात कीजिए, 15 साल की जनता का खून पी रहे थे, तो 15 साल भी आपके मुख्यमंत्री को ठोका है 15 माह में, और अब आज सरकार से बाहर आ गए तो आत्मग्लानि हो रही है। मुझे कमलनाथ जी माफ नहीं करेंगे। अरे इतना डर लगता है तो मत बैठा करो, बताएगी आपको, जनता बताएगी ना। अगर कमलनाथ जी से इतना डर लगता है और 15 माह में बता देते राकेश शर्मा जी, जनता महाराज और शिवराज दोनों को यमराज से मिलवा देगी चैनल पे। राकेश शर्मा जी, दस्तावेज आपके सामने हमने दिखाने की कोशिश। मेरा दुर्भाग्य होता था कि आपके साथ बैठता था। आपके कोसने से कुछ नहीं होगा। आपने जो 15 माह में लूटा है उसकी चिंता करो और अपनी गरिमा में झांक के देखो। अच्छा, कांग्रेस की बात मत सुनिए, मेरी सुनिए। 15 साल क्या करा शंकराचार्य, ये तो बता दो। राकेश शर्मा जी, 15 साल अरे 15 का हिसाब बाद में, बता दो। एक सेकंड, उसी की सजा मिली थी कि घर बैठ गए थे। ये इनके ना तो आप उलझिए और ना इस बात को उलझाइए। मैं उलझने नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दें दोनों नेता आप लोग, मैं उलझने नहीं दूंगा। ना 15 साल में जाऊंगा, ना 15 महीने में जाऊंगा। मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं राकेश शर्मा जी कि अब आपके सामने मामले हैं। जो फाइलें ढूंढने में वक्त लग जाता अधिकारियों को, वो देख लें, हमसे दस्तावेज मंगा लें, हम भेज देंगे। दस्तावेजों की संख्या भी दिखा देता हूं आपको। ये सारे दस्तावेज पहुंच जाएंगे, लेकिन रिव्यू करेंगे क्या? जल्दी से जल्दी करेंगे क्या? या फिर इस बात का इंतजार करेंगे कि पहले कैंपेनिंग हो जाए, चुनाव जीत जाए या हार जाए, फिर कुछ करेंगे, फिर सोचेंगे? जिस दिन हमने ये रिव्यू कमेटी बनाई थी, उस दिन मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाला था। ठीक है, ना किसी चुनाव की तारीख घोषित हुई थी। मेरा एक निवेदन है राम जी, जिस दिन आपकी सरकार बनी उसी दिन तय हो गया था कि सीटों पे चुनाव होगा। संख्या बाद में बढ़ गई, अलग मसला है। राकेश शर्मा जी ऐसा मत कहिए। मध्य प्रदेश की जनता जानती है ना राम जी, नहीं, जनता जानती है ना। जिस दिन आपने रिव्यू कमेटी बनाई उससे पहले सरकार बनाई, और सरकार बनाई तो सीटें खाली होकर आई। तर्कपूर्ण बात करने के लिए मैं तर्की तो बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं उस दिन कोई चुनाव नहीं होने वाला था। निवेदन है राम जी, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी बात को तार्किक रूप से काट रहा हूँ, बिना अपनी बात को थोपे हुए। आप मुझे बताइए, जिस दिन सरकार बनी, मुझे एक बात का जवाब तो दिलवा दीजिए। उस दिन विधायकों की सीट खाली हुई थी कि नहीं हुई थी? उमंग सिंगार ने, अरे मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश शासन के मंत्री थे, उनने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उनने कोई बात को रखा तो तथ्यात्मकपूर्ण बात रखी थी। कौन सी जांच कमेटी बना दी कमलनाथ जी ने? दिग्विजय सिंह जी पे कार्रवाई कर देते या उमंग सिंगार पे कार्रवाई कर देते? गोविंद सिंह वरिष्ठ मंत्री जब कह रहे थे 51 लाख में थाने बिक रहे हैं, उसमें कौन सी कमेटी बना दी और कौन सी जांच करा दी? हमने तो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है मंत्री की, और आप इंतजार मत की, थोड़ा तो समय दीजिए। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और सब निर्णय आपके सामने आएंगे और आपके चैनल पे चलेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब तक हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं। हरीश तिवेकर, सवाल आपसे, जो जमीन 1979 से पहले, ऐसी जमीन जिसके दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में 1997 का मिसल बंदोबस्त कहता है कि सरकारी है, 2017-18 के शासकीय डॉक्यूमेंट कहते हैं सरकारी है, 2019 में अचानक महाराज के परिवार, उनके परिवार से जुड़े हुए ट्रस्ट इनके पास चली जाती है। इन सब के बीच एक ट्रांसफर भी होता है कलेक्टर का। क्या पेच बीच में फंस रहे थे और किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया इस पूरी जमीन के नामांतरण को लेकर? देखिए राम, जब ये मामला हमारे सामने आया और हमने पड़ताल की पूरी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने,
ग्वालियर, भोपाल, पूरी टीम ने जब पड़ताल की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। ऋषभ भदौरिया याचिका लगाए हैं, उनसे कुछ दस्तावेज मिले, लेकिन जो हमने अंदर जाके बात छानबीन की तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिस तरह से सरकारी दस्तावेजों को हेरफेर करने की बात की जा रही थी, तो भरत यादव कलेक्टर कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने सिंधिया की जमीन का भी उन्होंने रेट 413, उससे भी नाराज थे सिंधिया। और जब ये बात आई कि नामांतरण कर दिया था, उन्होंने बताया कि ये सिविल सूट का मामला है कि सिविल सूट में जाए और डिग्री लेके आए, उसके बाद किया जा सकता है। रातों रात में तबादला होता है, भरत यादव उठा के ऊर्जा विकास निगम में एमडी बनाया जाता है। 5 मार्च को एक आदेश सिंगल ऑर्डर होता है, भरत यादव जाते हैं, अनुराग चौधरी आते हैं। और जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो 8 या 10 दिन में बिना केसों की सुनवाई किए अनुराग चौधरी ने ब्लाइंड, बिल्कुल राजस्व मंत्री बैठते हैं, राजस्व मंत्री जो गोविंद सिंह राजपूत बैठते हैं, उनके साथ चर्चा होती है, उसके बाद पूरा प्लान बनता है और रातों रात में सरकारी जो पीडब्ल्यूडी के नाम थी, जो पीएचई के नाम थी या जो अन्य सरकारी विभाग के नाम थी वो चढ़ जाती है। इसमें एक स्कूल भी है, जो हमारे साथी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, वो स्कूल में गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो वह बच्चों के स्कूल की जमीन है वो तक सिंधिया परिवार के नाम, ट्रस्ट के नाम कर दी गई। बच्चों को पढ़ने और खेलने की जमीन नहीं बची। और जब इसको पूरा हमने देखा तो किस तरह से घोटाला किया गया यहाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात कहना चाहूंगा, कमलनाथ सरकार यहाँ पर डिफॉल्टर फिर कैसे है कि जब कलेक्टर तबादला होता है तो जब कलेक्टर ने बात मानने से इनकार किया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे बात करते मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बताते कलेक्टर अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, तो रातों रात तबादला होता है। जब कलेक्टर जाके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताते हैं कि साहब मुझे तबादला किया गया और ये कारण थे, गलत काम करने को बोला गया, नहीं किया, तब उनको वापस से वहां से उठा के जबलपुर कलेक्टर बनाया जाता है। जब उन्हें एहसास होता है कमलनाथ जी को नहीं, सिंधिया के कहने पर गलत तबादला कर दिया और ऊर्जा विकास में एमडी बनाया, तो वापस कलेक्टर सौंपी जाती है, पर ग्वालियर जबलपुर में। लेकिन तब तक तो यहाँ खेल हो गया। लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए की जमीन है वो, जो 22 टुकड़ों में बताई जा रही है। और जमीन का अगर बाजार मूल्य देखें तो 600-700 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। और बिल्कुल ग्वालियर के पौष इलाके महलगांव है, जहां सिटी सेंटर और पूरा एरिया हो गया, वो पूरी जमीन उस क्षेत्र में आ रही है। मतलब इस तरह जो जमीन पे जो जनहित के काम हो सकते थे, जनता के लिए जनहित के कोई शासकीय कार्यालय या शासकीय स्कूल या कॉलेज या अन्य उपयोग में जमीन लाई जा सकती थी, वो रातों रात में जमीन महल के नाम हो जाती है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? मतलब ग्वालियर में बात करते हैं जनसेवा की। ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले 2 चीजें बहुत साफ जनता को समझ में आनी चाहिए। इस मामले को लेकर 2006 में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह जमीन सरकारी है, सरकार के दस्तावेजों में जमीन का डिटेल्स है। 2009 में यह जमीन सिंधिया परिवार की तरफ से कुछ और खरीदारों को कुछ टुकड़े बेच दिए गए। वो लोग वापस हाईकोर्ट गए 2009 में, और 2009 में हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप लोग जो दलील रख रहे हैं उसके मुताबिक हम अपना फैसला वापस लेते हैं और यह मामला सिविल कोर्ट में तय होगा। इस पे सिविल सूट बनता है, यानी कि जो स्थानीय अदालत है वो इस पर चीजें तय करेगी। और इसी 2009 के निर्णय का हवाला देकर 2019 में तहसीलदार ने कहा कि देखिए, हाईकोर्ट ने तो कहा था कि वो अपना फैसला वापस लेते हैं, जो पीछे का सिविल कोर्ट में तय होगा वो निकाल के कहीं फेंक दिया। तो आदेश भी क्या ऐसे अधिकारी लिखते हैं क्या? ये तहसीलदार किसके कहने पे काम कर रहे थे? ये जिला कलेक्टर किसके कहने पे काम कर रहे थे? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा अभी जारी है। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर आप दावे जनसेवा के करें, आप दावे जनता की भलाई के करें, आप दावे जीरो टॉलरेंस के करें करप्शन के खिलाफ, तो फिर काम भी वैसे होने चाहिए। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। कहेंगे कि पद नहीं लिया, लेकिन पद से ज्यादा मलाई आपने ले ली, ये किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसा राजनीति में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जनता पर छोड़ दीजिए। अब हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब आप इन 22 सर्वे नंबर की पड़ताल कर रहे थे तो क्या देखा आपने? कुछ जगहों पर जमीन खाली है, कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन भी हो गया 1-1.5 साल के अंदर। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हरिदर्शन स्कूल जो झांसी रोड में आता है, वहाँ 3 रकबे नंबर पड़ते हैं। और वो जो जमीन है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहाँ आसपास जो है वो खेल के मैदान थे और हरिदर्शन स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो वहां पर खेला करते थे। लेकिन अभी हाल ही में पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा कि वहां पर 3 बड़े बड़े मैरिज गार्डन तैयार हो गए हैं। और इतना ही नहीं, उन मैरिज गार्डन की जद में जो स्कूल के मैदान थे वो पूरे समा चुके हैं और कई
तो स्कूल के बाहर तक बाउंड्री वॉल कर दी गई है उन मैरिज गार्डन्स की। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हरिदर्शन स्कूल के ग्राउंड्स को पूरी तरीके से कब्जा लिया गया है, उनको अपने नाम करा लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें रानी महल के बाहरी का जो इलाका है वहां पर बाउंड्री वॉल तैयार किया गया, जबकि वो इलाका जो है वो सड़क से किनारे था, बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की वहां पर पार्क बनाने की योजना थी ताकि सड़क किनारे से जो लोग गुजरते हैं अगर उनको थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठना है तो वो वहां बैठ सकते हैं। इसके अलावा सिंधिया कन्या स्कूल के बगल में 2 रकवा नंबर है 397 और 398, वो उन पर भी जो है वो एक पर अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है और दूसरी पर एक जो है फर्नीचर की दुकान चल रही है। ये फर्नीचर की दुकान को पहले नगर निगम ने अवैध करार दिया था और उसको कई बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उसको लेकर नोटिस तो हुए लेकिन उसको जमींदोज कभी नहीं किया गया। वो जो उसके संचालक हैं पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब सिंधिया जी भी बीजेपी में आ गए हैं, यानी सब लोग जो है एक साथ मिलकर इन जमीनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सिटी सेंटर इलाके की बात करें या दूसरे अन्य इलाकों की जमीन करें, इन जमीनों को सबको बाउंड्री वॉल करा के उस पर गेट लगा दिए गए और उसमें ताले लगा दिए गए हैं, यानी कि ताकि दूसरा व्यक्ति कोई उसका उपयोग ना कर पाए। जबकि मैं खुद उन जमीनों को देखता था कि कोई जमीन नर्सरी की जमीन है, कोई पीडब्ल्यूडी की जमीन है, कोई किसी स्कूल का खेल मैदान है, कोई पार्क के लिए जमीन थी। ऐसे जो 22 नंबर हैं उन सब पर अब आप 22 मामले गिनाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। आप जानते हैं कि टीवी में सीमित होता है वक्त। बड़ी बात सीधी यही है कि जो आपने देखा वो तो आंखों से देखा, उसको तो लोग कह भी सकते हैं कि शैलेंद्र गलत बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत देख लिया। जो ये दस्तावेज रखे हैं ना, इनमें यह साफ लिखा है कि 2018-19 तक कितने हेक्टेयर, कितने एकड़, कितने पॉइंट जमीन किसके नाम है। सरकार के नाम है 17-18 तक। तो जो जमीन नक्शे पे है, जो जमीन सरकारी दस्तावेजों में है, जो जमीन मिसल बंदोबस्त में 1997 में दर्ज है, जो 1979 से पहले तहसीलदार ने यह रिपोर्ट लगा दी थी कि कौन सी सरकारी है, कौन सी रूलर की जमीन है, शासक की जमीन है, जिस जमीन को लेकर ये सिंधिया परिवार नजूल अधिकारी के सामने गए, इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इन्होंने एडिशनल कमिश्नर के सामने रिपोर्ट लगाई कि साहब हमारे पास ये राजा की जमीन है, रूलर की जमीन है, जो खारिज कर दी गई। जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए 2006 में हाईकोर्ट ने कह दिया कि जमीन सरकारी है। 2009 में फिर गए, हाईकोर्ट ने अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि सिविल कोर्ट चले जाइए, तय हो जाएगा। कुछ रकबा नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह सिविल सूट के जरिए तय होगा, यह सिविल कोर्ट में जाइए, वहां से तय हो जाएगा। लेकिन तब तहसीलदार को यह लगा, जब सरकार बदल गई, तब कलेक्टर को यह लगा, जो कलेक्टर ट्रांसफर होकर आए थे, वो एक ट्रांसफर ऑर्डर भी है, सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर। 2008 बैच के भरत यादव का ट्रांसफर हुआ और 2010 बैच के अनुराग चौधरी को लाया गया। तो जो ट्रांसफर हुआ, इसके बाद इस प्रशासन को लगा कि ये कोर्ट से तय होगा, समय लगेगा, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, बदल देना चाहिए, दस्तावेज बदल दिए। देखिए ये ट्रांसफर ऑर्डर है उस वक्त का, सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर। तो ये तो अधिकार है सरकार का कि किसी का भी ट्रांसफर कहीं भी उठाकर कर दे, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है वो चीज बड़ी हुई। इसमें कोई आपत्ति नहीं कि कमलनाथ ने एक कलेक्टर बदल दिया, ऐसे कई बदले, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस संबंध में हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सवाल पूछे, उनसे भी ये जानना चाहा कि आपका पक्ष क्या है। ये देखिए, ये हमने बाकायदा मेल उन्हें भेजा और कौन कौन सी स्टोरी है उसकी भी ब्रीफिंग दी, लेकिन कोई रिप्लाई, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। और ये आज का मैसेज नहीं है, ये आज की कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हें तकरीबन 4-5 दिन इसको हो गए हैं, भेजा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया। तो हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि सभी का पक्ष इसमें शामिल करें और सब लोग अपनी बात कहें। लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की, उनके जवाबों के बगैर हम ये शो क्यों चला रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि जब हमने पड़ताल की तो दस्तावेज ये बताते हैं कि कहीं तो इस रसूख का इस्तेमाल हुआ है और कहीं नहीं, कई जगह हुआ है। इसको प्रमाणित करते हुए दस्तावेज हमारे पास है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर सेवा की बात करें तो फिर मेवा की दिशा में आगे ना बढ़ें, और अगर बढ़ते हैं तो फिर जनता के सामने खुलकर बात होनी चाहिए, किसी भी फोरम पर, किसी भी मंच पर। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। मैं आता हूं ऋषभ भदौरिया आपके पास। आप कह रहे हैं कि आपको धमकियां मिल रही हैं, उस सिलसिले में कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं, हो सकता है शैलेंद्र के पास वो धमकी आ जाए, चलेगा। लेकिन
मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सिविल कोर्ट में जब मामले तय होने हैं तो सिविल कोर्ट की जगह इस रूट पर क्यों आए? क्या लगता है आपको? जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिंधिया जी का जिस दिन से सरकार बनी थी केवल एक मात्र उद्देश्य रहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और इनके जो लोग थे, इनके जो कारिंदे थे, उन्होंने किस प्रकार से ग्वालियर के आसपास का जो इलाका है, भिंड से लेकर डबरा से लेकर वहां रेत की कैसी लूट मचाई है, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ज्योतिराज सिंधिया जी कहते हैं कि मैं जनसेवा करने के लिए मैं वहां जनसेवा नहीं कर पा रहा था कमलनाथ जी के साथ, तो मैं शिवराज जी के साथ मिल गया हूं। केवल इनका एक उद्देश्य था, किस प्रकार से सरकारी जमीनों को अपने नाम कराएं, किस तरह से रेत की लूट मचाई जाए, किस प्रकार से इनके जो मंत्री थे, 22 मंत्री जो इनके साथ गए हैं, ये पूरी एक गैंग है अली बाबा और 22 चोरों की। और ये गैंग केवल इनका एकमात्र उद्देश्य है, धन सेवक है, ये जनसेवक कतई नहीं है। और जनता इस प्रकार से इनको जवाब दे रही है, गांव गांव में से मार मार पॉलिटिकल बात ज्यादा कर रहे हैं इनको नहीं दिया जा रहा, पॉलिटिकल बात ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिए के मिश्रा है, वो कांग्रेस का पक्ष रख लेंगे। क्या परिणाम होने वाला है? मेरा सवाल यह है कि आपको अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपत्ति है तो फिर कमलनाथ से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि किया तो उनकी सरकार ने, किया तो उन्हीं तहसीलदार ने, उन्हीं कलेक्टर ने। बिल्कुल 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 कमलनाथ जी से भी आपत्ति है। अगर कमलनाथ जी को यह चीज बुरी लगती है तो बिल्कुल लग जाए, परंतु उनकी आंखों के सामने किस प्रकार हुआ, क्या उनको ब्लैकमेल किया गया या किस तरीके से यह किया गया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु हुआ तो उनके कार्यकाल में, ये बात सत्य, मैं इस चीज को स्वीकारता हूं। परंतु मैं उस धनसेवक से भी कहना चाहता हूं, जो जनसेवक का नाटक करते हैं, वो एक अभिनेता अच्छे हो सकते हैं, एक अभिनेता अच्छे हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से वो जननेता नहीं है, जनसेवक नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं जनसेवक हूं, तो 18 महीने में एक गरीब, दलित, पिछड़े किसी के लिए किया गया उनका द्वारा कोई कार्य अगर कोई बता दे तो मैं आप जो कहो वो करने तैयार हूं। कोर्ट में आपके दस्तावेज मजबूत हैं, तथ्य मजबूत हैं, आप PIL लगा चुके हैं। अब बिल्कुल वो दस्तावेज तो मजबूत है। अगर इसका कोई जवाब इनके पास होता तो ज्योतिराज सिंधिया जी आपको ही जवाब दे देते, कोर्ट में जवाब पेश नहीं कर पाए किसी चीज का। अब केवल इनके पास एक रास्ता बचता है कि ऋषभ भदौरिया को रास्ते से हटाना, इसको मरवाना या किसी झूठे अपराध में जेल के अंदर डलवा देना। इनके पास केवल ये रास्ता बचता है और ये कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग। आप देख सकते हो, रातों रात एक कलेक्टर हटा दिया जाता है तो ऋषभ भदौरिया पर क्या दबाव होगा आज की तारीख में, ये आप भी समझ सकते हो, जनता सब देख रही है। ठीक है, अब के मिश्रा साहब, दोनों मामले मैंने बहुत स्पष्टता के साथ रखे हैं, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। दोनों मामलों में जिम्मेदारी आपकी सरकार की बन रही है कि नियमों को शिथिल किया गया। जो रूट था जमीन के नामांतरण का सिविल सूट के जरिए, उस रूट को स्किप किया गया और जमीन ट्रस्ट के नाम पर या व्यक्तिगत नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नामांतरित हो गए। उन जमीनों का क्या हो रहा है और कैसे कब्जा हो रहा है, यह शैलेंद्र ने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यह सवाल बहुत सीधा है कि तहसीलदार, कलेक्टर जो करेंगे वो सरकार के खाते में जाएगा। राम जी देखिएगा, प्रदेश में जितने भी बड़े, राम जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो जी जी। राम जी, जितने भी बड़े भू माफिया, चाहे वो राजनेता हो या कॉलोनाइजर हो या बिल्डिंग माफिया हो, जितने भी भू माफिया पनपे हैं, उनके नेक्सस में गुंडे, राजनेता और अपराधी शामिल हैं। और मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक शुचिता को कायम रखने के लिए किसी भी तरह, चाहे वो मेरी पार्टी के हों या भाजपा के हों या बसपा के हों या सोशलिस्ट पार्टी के हों, जो सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। चाहे वो राजनेता हों या ब्यूरोक्रेट हों या गुंडे हों, उनके खिलाफ या उनके नेक्सस के खिलाफ हर सरकारों को, जिसमें मैं खुद भी अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को शामिल करता हूं, कि उनसे किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और उन भेड़ियों को उनके सही अभ्यारण्य में भेजना चाहिए। मैं पक्षधर हूं उस बात का। और आपको फिर सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपकी यह मुहिम आने वाले दिनों में ऐसे ही शुरुआत की एक कारक होगी। नहीं, तकरीर बहुत अच्छी है, मैं उस पर कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि आप कहिए कि मुहिम बहुत अच्छी है, आप ठीक काम कर रहे हैं, हमारे हाथ तो जो दस्तावेज लगेंगे, जो पुख्ता होंगे, उनका हम पड़ताल करेंगे और ठीक होंगे तो उनको हम
टेलीकास्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कर गए काम, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भेड़िया, वो फलाना, किया जिसने है वो भी तो इसी कैटेगरी में आ गया ना साहब। ये उनके लिए एक अलग से कोई फेरिस्त बनेगी। राम जी मैंने उसमें आपने सुना होगा, सब सुन रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे हैं, मैंने उसमें मेरी पार्टी को भी शामिल किया है। बहुत साफ गोई से शिद्दत के साथ मैंने अपनी पार्टी को भी शामिल किया है जी। मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं तो मेरे शब्द उनके लिए भी लागू होंगे। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, शिद्दत से कह रहा हूं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब राकेश शर्मा जी, ये दृढ़ता है बीजेपी में भी अभी फिलहाल कि नहीं, कि चुनावों तक थोड़े शिथिल रहेंगे आप? देखिए राम जी, जरा के मिश्रा जी से एक सवाल जरूर मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश में गरीबों का अनाज खाने वाला जो सबसे बड़ा गैंग लीडर है वो कांग्रेस का व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था और कांग्रेस का जिले का कार्यकारी अध्यक्ष था। जब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके 3 दिन बाद कांग्रेस उसको पार्टी से निलंबित करती है। इसके बारे में भी के मिश्रा जी से पूछ लीजिए। तो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारी पार्टी हमारी पार्टी। तो ये जो मामले सब हुए तुम्हारी सरकार में हुए भैया। पिछले 6 महीने की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये एक भी मामला हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार ने तो रिव्यू कमेटी बनाई है ना भैया, समय तो दीजिए। पर आपकी 15 माह की सरकार क्या कर रही थी इसका जवाब दीजिए कि गरीबों का अनाज खाने वाला, पीडीएस का राशन खाने वाला, इनका व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और जिले का अध्यक्ष निकलता है। जवाब दे दीजिए, आप तो जवाब दे। राम जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। बोलिए बोलिए राम जी, आप आज्ञा देते हो मैं जवाब दे दूं? जी जी। राम जी, मेरा जवाब आपके माध्यम से ही राकेश शर्मा जी को है और मैंने चैनलों पर भी फोनों पर कहा है और आपके यहां भी कहा है कि किसी भी प्रकार का माफिया, दृढ़ता से कहा था, चाहे वो कांग्रेस का हो, हम उसके खिलाफ हैं। मेरी पार्टी ने उसको 3 दिन के भीतर निकाल दिया। मगर कमलनाथ जी की सरकार में जब शुद्ध के विरुद्ध युद्ध की बात चल रही थी तो उज्जैन में 500 क्विंटल नकली घी के आरोप में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसे रासुका की गई थी, वो आरएसएस का पदाधिकारी था जिसको इनकी केंद्र की सरकार ने छुड़वाया है। तो शीशे में अपना मुंह देख लिया करें, कोई भी व्यक्ति को आरोप लगाने के पहले। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है, पहले अपना चेहरा देखकर दूसरों की बात करें। हम में तो हिम्मत थी, हमने निकाल दिया उस माफिया को। आप में हिम्मत थी क्या उस आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं? भ्रष्टाचार का उज्जैन की घटना बता रहा हूँ, उज्जैन की घटना बता रहा हूँ। 500 क्विंटल नकली घी पकड़ाया था। अरे मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, 100 वर्ष पहले क्या हुआ आज तक नहीं साबित कर पाए वो आपकी आरएसएस का नहीं था। के मिश्रा जी, आज तक आप साबित नहीं कर पाए, उसके खिलाफ बोलने की भाजपा की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आरएसएस की रिमोट से सरकार चल रही है। सतना में एक छोटी बच्ची के साथ वो घी वाला आपका था कि नहीं? आपका पदाधिकारी। और सतना की आप बात कर रहे हैं, सतना की बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी की महिला पदाधिकारी कांग्रेस का नेता भोपाल में क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस का नेता अभी दूसरे मामले का मत पदाधिकारी तो इतना पर्याप्त राजनीति के लिए था। दोनों लोगों के लिए इतना पर्याप्त है राकेश शर्मा जी, के मिश्रा जी पदाधिकारी मुद्दे पे लौट आए दोनों तो बेहतर है। आपकी पार्टी का पदाधिकारी आईएसएस की दोनों पे लौट आए, बहुत से मामले हैं, पुराने जाएंगे तो इनकी पार्टी के, उनकी पार्टी के, सबकी पार्टी के। अभी तो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे बोलने के पहले सोच लिया करिए कि क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। राकेश शर्मा जी, ये सारे तो आपने बता दिए कि आप रिव्यू कर रहे हैं। 6 महीने आपकी सरकार को हो गए, कितने दिन में रिव्यू करेंगे? सीधे सीधे मामले, कोई कठिनाई आपको लगी हो किसी मामले में तो बताइए, हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। देखिए राम जी, सबसे पहले तो मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं जी कि सरकार की तरफ से मैं बोल दूं कि इतने दिन में रिव्यू हो जाएगा और फिर आप 4 दिन बाद चैनल पे दिखाएं कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा था ये रिव्यू नहीं हुआ। मेरा निवेदन है ये सवाल जो आपने किया है इसका जवाब तो आपको सरकार का जो प्रवक्ता है अधिकृत वो दे पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, ये आपने बहुत सही कह दिया। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने ये आपने बहुत रिव्यू कमेटी बनाई है, आपके संगठन इसी से तो सरकार बनती है।
आपका ही कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है, आपका ही कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, आपके ही कार्यकर्ता आपकी कार्यकर्ता होने के कौशल के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं। कितना उनका पार्टी में योगदान है उसी आधार पर मंत्री बनते हैं कि नहीं, किसी भी पार्टी में। और आप बाद में कहते हैं कि देखिए मैं सरकार का, तो सरकार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं आपसे कि आप लोग चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी हैं, आप लोग पार्टी विद द डिफरेंस है। मैं ये सवाल पूछता नहीं, जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आप पार्टी विद द डिफरेंस है, तो ये कैसा डिफरेंस है? आपके चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, आपके चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, आपके चेहरे पे, लेकिन आपको तो होना चाहिए। आपने कहा कितने दिन में रिव्यू हो जाएगा, तो राकेश शर्मा कैसे कह सकते हैं? ये आप बहुत अच्छे नहीं, तो ये राकेश शर्मा नहीं कह सकते कितने दिन में रिव्यू हो जाए, लेकिन 6 महीने में हो जाना चाहिए कि नहीं? मैं पूछता हूं एक पार्टी के कार्यकर्ता से पूछता हूं, एक मामला जिसमें सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 6 महीने में रिव्यू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे हैं आप। के मिश्रा से उम्मीद रख रहे हैं कि 3 दिन में पार्टी से निकाल दिया, पहले निकाल देना चाहिए था। रिव्यू करेंगे ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वही तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोग हैं, पार्टी विद द डिफरेंस है, पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली है, तो पार्टी का कार्यकर्ता क्या कहता है? एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है कि 6 आपने ही दिया ना? अरे आपने ही इस बात का सर्टिफिकेट आपने दिया कि 5 साल तक वो फाइल नहीं हुई थी। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये 6 महीने कहां गए? जो एजेंट बैठे हैं ना यहाँ पे, कुछ जो एजेंट बैठे हैं उन एजेंट से पूछिए कि वो कोर्ट में क्या कर रहे हैं, न्यायालय में क्या पेश कर रहे हैं और क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं। यहाँ जो कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए बैठे हैं कुछ लोग और उसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि कोर्ट में कितने दिनों में आप फाइल पेश करेंगे, वहां पे रोज हेरिंग में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे धमकी मिल रही है और कमलनाथ जी को ब्लैकमेल हो सकता है, अरे बोलने की हिम्मत है तो बेटा करो ना चैनल पे। ठीक है, एजेंट है, लेकिन आप तो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं साहब। आप तो बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी, आप जवाब दीजिए ना कि आप किसके एजेंट हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, इंडिया के एजेंट हैं आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। अनर्गल बातें क्यों कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए उस चीज का, आप सफाई तो दीजिए। हम तो तथ्यों के साथ बैठे हैं, अगर मेरे कागज गलत है तो राम जी बैठे हुए बता रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए। आपके पास जवाब है ही नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं। जो वही शिवराज जी है, वो सिंधिया जी कहते थे उनके हाथ खून से लगे हुए किसानों के, अब क्या हुआ? कौन सा जवाब दे दिया? अरे कमलनाथ जी के बारे में बात करो ना, आपको इतना बता दीजिए, ये वही सिंधिया जी हैं जो कहते थे शिवराज जी के हाथों खून से लगे हुए हैं। जरा बोल के दिखाइए। एजेंट सही आप कौन है? आपका तो कार्यकर्ता आईएसआई का एजेंट इस ग्वालियर में निकला था, आप ही की पार्टी का नेता यहाँ आईएसआई का एजेंट निकला था। भारतीय जनता पार्टी को रोने से पहले आप किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी को देश के भी नहीं है, आप इस देश की जनता के भी नहीं है। अब राकेश शर्मा जी बहुत कमाल की बात करते हैं आप छोड़िए। राकेश शर्मा जी एक सीधी बात का उत्तर दीजिए। मैं देखिए आपकी बात आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड ऋषभ भदौरिया रुक जाइए। राकेश शर्मा जी आपने कहा, आप तो अपने अंदर आपने कहा कि चावल घोटाला करने वाला एक शख्स था, 3 दिन में कांग्रेस पार्टी उसको निकाल पाई। चौथे दिन अगर वो बीजेपी शामिल करा ले तो क्या कहेंगे आप? क्या आपने अच्छा काम किया? घोटाला तो कांग्रेस में रहते हुए किया था, चौथे दिन करा लीजिए चावल घोटाले वाले को शामिल। राम जी कल क्या होगा, सुनिए मेरी बात सुनिए जी। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बारे में यहाँ बात करनी। अरे जो हो चुका है मैं तो उस पर पूछ रहा हूँ। कल परसों भविष्य वक्ता ना तो राकेश शर्मा है ना राममोहन शर्मा है। आपको बात का जवाब दे दूं, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो चुका है उस पर बताइए। घोटाला हुआ है, किस सरकार में घोटाला हुआ? आप भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से घेर सकते हैं? अरे साहब जिन पर आरोप है वो आपके सम्मानित नेता है। बात कर रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस की याचिकाकर्ता की तरह नहीं, ये आरोप सिद्ध हो गए क्या? प्रमाण हो गए या प्रमाणित हो गए? किसी कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया क्या? आपका कोर्ट की जरूरत है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने लीज पे दे दी 1545 में जमीन और आपको लग रहा है कि सब आनंद है, ठीक है तो कह दीजिए ना 1545 रुपए में जो जमीन दी गई वो बढ़िया एक नंबर काम हुआ है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं कमलनाथ सरकार ने गड़बड़ किया? हम उसका समर्थन करते हैं, आप क्यों नहीं कह रहे? आप तो कह दीजिए समर्थन करते हैं उसका। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 1545 में जमीन दे दी 146 एकड़, कहिए कि एक नंबर काम हुआ है। इससे बढ़िया कोई निर्णय नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। धन्यवाद दीजिए कमलनाथ जी को भी। इनसे पूछिए जरा, इनसे पूछिए
इनसे पूछिए जरा, ठीक है ऋषभ भदौरिया, एक सेकंड रुक जाइए। हरीश दिवेकर, ऐसी क्या हरीश मजबूरी दिवेकर थी के पास हम जिससे चलते हाथ हैं। खून से रंगे थे, उससे हाथ मिलाना पड़ा? ठीक है, ऐसी मजबूरी क्या थी? हरीश दिवेकर, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं हम सरकार के प्रवक्ता नहीं। अरे चिल्ला चोट एक सेकंड मत रुक करो, जाइए। याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता बने रहो। रुक जाइए। हरीश कांग्रेस के एजेंट मत बनो, कांग्रेस के एजेंट मत बनो। राकेश और शर्मा अपनी जी कह रहे हैं कि लीडर हम भाषा सरकार के का उपयोग प्रवक्ता नहीं है, करना सीधा उत्तर नहीं दे सीखो। सकते। पे बैठे हो, सरकार से कोई मध्य बोलने के लिए प्रदेश तैयार है क्या? चैनल पे बैठे हो आप। सरकार से कोई बताने के लिए तैयार है क्या? कुछ भी बकते रहो, सरकार से कोई जवाब देने के लिए तैयार है क्या जो सरकार में बैठे हैं? या फिर सिंधिया जी इतने बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ सरकार के लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं? बिल्कुल राम, आपने सही कहा। सिंधिया महल का रसूख यहाँ भी नजर आता है। जिस तरह महल के रसूख में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे या कमलनाथ जो बड़े नेता कहे जाते हैं, देश के नेता, वो तक दबाव में आ गए, तो ऐसे शिवराज सिंह चौहान या जो भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी दबाव में, या सरकारी सिंधिया के बल पे खड़ी हुई है। जब कांग्रेस सरकार घोटाले को जब पूरा अंजाम दे रही, सहमति दे रही, मुख्य दर्शक बनी हुई, कैबिनेट के विशेष अधिकार का उपयोग सिंधिया के लिए किया गया, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा सरकार उसको खोलेगी? अब आप समझ सकते हैं राकेश शर्मा जी की अपनी एक सीमा है, वो भाजपा प्रवक्ता के नाते उतना ही बोलेंगे, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। हमारा काम था जनता के सामने पूरा प्रस्तावित रखना और बताना किस तरह से हजारों करोड़ रुपए की जमीन का घोटाला हुआ, किस तरह से दोनों पार्टी है, एक पार्टी के समय घोटाला हुआ, दूसरा पार्टी किस तरह से पर्दा डाल रही है। इसमें महल का रसूख सीधे तौर पर नजर आता है। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में हावी थे, भाजपा में गए तो भाजपा में हावी रहे, कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मुंह नहीं खोल पाए, जब भाजपा में गए तो भाजपा के दिग्गज नेता मुंह नहीं खोल पा रहे, जब कांग्रेस में थे तो भाजपा के लोग आरोप लगाते थे भू माफिया के, जिनके नाम अपने लिए प्रभात झा हो चाहे जयभान सिंह पवैया हो। जब वो भाजपा में चले गए तो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं, जैसा के मिश्रा जी ने कहा कि जल्दी खुलासा करेंगे। भैया जब सिंधिया साथ में तब खुलासा नहीं किया, जब भाजपा के जब कांग्रेस में थे भाजपा के लोग चिल्लाते रहे, अब भाजपा के लोग बंद हो गए, तो महल का रसूख नजर आता है। ये बड़ी बात है कि महल के रसूख के आगे कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां बोनी साबित हो रही हैं। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है कि आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ताकत और रसूख का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो उसकी एक छोटी सी वानगी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरकार मामले का संज्ञान लेगी, ये हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो खुलासा है, इसके सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, और जो हम बात कह रहे हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप जो छद्म आवरण ओढ़े हुए हैं, असल में उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, यह बहुत जरूरी है जनता को जानना, जनता को समझना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बेनकाब में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।